हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जो भी कोई ट्रिक वगैरह होती है हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ ही जो भी कोई प्रश्नोत्तरी है उसका भी अपन सोल्यूशन करते हैं। और जो भी एग्रीकल्चर के अंदर कोई नया नोटिफिकेशन वगैरह जारी होता है या कोई वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी होती है वो भी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ के अंदर अपन जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो 100 है ना। 100 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो काफ़ी बार पूछे गए हैं और काफ़ी बार आने वाला है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि पूरी कृषि का या फिर अपने जो एग्रीकल्चर है उसका निचोड़ के रूप के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोंग नर्सरी के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो जो नर्सरी का एरिया होता है वो काफ़ी बार आप लोगों से पूछा जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी चावल की है तो चावल की बुआई के लिए जो डेपोंग नर्सरी है उसके लिए जो कितने क्षेत्र की आवश्यकता होगी तो वो होगा आपका 30 मीटर स्क्वायर। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संकर चावल की बीज दर कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो ये क्वेश्चन आपका अभी फ़िलहाल ही पूछा भी गया है डब्ल्यू के अंतर्गत। आप लोगों को पता ही होगा डब्ल्यू के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं पहले भी सोल्व करवा चुका हूँ। डब्ल्यू का एग्जाम लगा उससे पहले भी और अभी बीच के अंदर प्रश्नोत्तरी के अंदर भी आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 15 kg हेक्टेयर। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की गन्ने की बुआई की सामान्य व सरल विधि है। तो अपन गन्ने की बुआई करेंगे या शुगर कैन की सोविंग करेंगे तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो क्या होगा तो आप लोगों के सामने ऑप्शन दिख ही रहेंगे। तो अपने पास में क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो अगर अपन एक एक ऑप्शन को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड रहती है कि सर आप जल्दी बताया करो, जल्दी बताया करो, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कराया करो या कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन सोल्व हो सके। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 20-20 क्वेश्चनों के अलग से प्रश्नोत्तरी वो अपनी चलती रहती है उसको अंदर चलेंगे। अगर आज ही अपने 100 क्वेश्चन हैं तो अपन जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि सबके राइट आंसर करें और ये काफ़ी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं क्योंकि अगर आप वीडियो भी देखते हो उससे भी अगर आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है ये। तो बात करें कि गन्ने की बुआई की सामान्य सरल विधि कौन सी है तो वो क्या हो जाएगी आपकी समतल व क्यारी विधि। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ मूंगफली के खेत के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है तो आप लोगों को पता ही है कि अपन ने पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं कि मूंगफली के खेत के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है तो वो कौन सी होनी चाहिए। तो इसको आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बलुई दोमट मृदा होती है वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि बालू मृदा के अंतर्गत ही पेग नीचे पेनिट्रेट कर पाएंगे और अंदर उसके अंतर्गत क्या होगा वो पेग से मूंगफली का फॉर्मेशन होगा या फिर मैं बात करूँ जो आपकी प्रोडक्शन होगा उसी से होता है। अगर मैं बात करूँ चिकनी मृदा की तो ओनली बलुई मृदा के अंदर भी फर्टिलिटी वगैरह ये कम होती है ना। उर्वरक वगैरह वो सॉरी उसकी फर्टिलिटी कम होती है या उर्वरक क्षमता कम होती है। अगर मैं बात करूँ चिकनी मृदा की तो चिकनी मृदा के अंतर्गत कपास या सोयाबीन वगैरह उगाया जाता है। तो आप लोगों को पता ही है कि मूंगफली उसके अंतर्गत अच्छे से बन नहीं पाएगी तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। बलुई व चिकनी दोनों तो हो ही नहीं सकती तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि जो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बलुई दोमट। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ गेहूँ की बोनी किस्मों की बुआई की गहराई होती है। जनरली अब कोई भी क्रॉप देखते हैं तो 5 से 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर के ऊपर अपन जनरली सभी की सोविंग करते हैं ना। तो ये आप याद रखना। अगर मैं बात करूँ अब इसके अंतर्गत गेहूँ का बोल दिया है कि गेहूँ के अंदर बोनी किस्म और गेहूँ के अंदर भी कौन सी बोनी किस्म का पूछा गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को पता ही है कि ज़्यादा ऊपर भी नहीं सोविंग करते और ज़्यादा डीपली भी नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या होना वाला है तो इसके अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो जो 4 से 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपकी राइट आंसर हो जाएगा इसका कि गेहूँ की बोनी किस्मों को 4 से 5 सेंटीमीटर डीप में बोना चाहिए। अगर मैं बात करूँ भारत में मुख्य तिलहन फसल है। भारत के अंतर्गत जो मुख्य तिलहन फसल है वो कौन सी है। मूंगफली है, तिल है, अरंडी है या राया व सरसों है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो तिल के लिए मुख्य क्रॉप कौन सी ली जाती है भारत के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आई होप सभी लोगों को पता है मूंगफली के अंतर्गत जो तिलहन है तो उसका सर्वाधिक फसल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की तो राजस्थान के अंतर्गत अगर ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा जाता तो राजस्थान के अंतर्गत आपका राइट आंसर क्या हो जाता फोर्थ नंबर राया या सरसों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो चौड़े पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उसके अंतर्गत कौन सा यूज़ किया जाता है 2,4-D का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये भी आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसके अलावा हम बात करें मूंगफली की बेहतर फसल विकास के लिए सबसे उपयुक्त जिप्सम की मात्रा होती है कि अपने को जैसे कि मूंगफली की बेहतर फली
विकास के लिए चाहिए तो अपने को जिप्सम कितना देना चाहिए, कितना रिकमेंडेड होता है अपने को। अगर मैं बात करूँ अच्छी पैदावार के लिए, अगर बात करें तो 250 केजी पर हेक्टेयर इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। मूंगफली के बीज रहित किसी फली किसकी अल्पता के कारण उगाया, जैसे कि अपने पास में पता है कि मूंगफली है, मूंगफली के अंतर्गत जो फली होती है उसके अंतर्गत कई बार बीज नहीं बनते। अगर अपन भी मूंगफली खाते हैं तो उसके अंदर दाना ही नहीं निकलता है ना, तो वो क्यों नहीं बनता है, उसके अंतर्गत क्या किस पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण वो खाली रह जाती है, तो वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, उसके अंदर बीज नहीं बन पाता और फली क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहनी फसल कौन सी है, तो अपन ने पहले तिलहनी की बात की जिसके अंतर्गत मूंगफली का बात किया भारत के अंतर्गत। और अगर मैं राजस्थान की बात करता हूँ तो राजस्थान के अंतर्गत अपन ने बात कर ली सरसों होती है। और पूछ रहा क्या है, दलहनी फसल पूछ रहा है, तो अरहर होगा, सोयाबीन होगा, मसूर होगा, चना होगा। आई होप कि ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि जो दलहनी फसलों की मैं बात करूँ सर्वाधिक क्या हो जाएगा आपका, चना उगाया जाता है, या दलहनी के लिए सर्वाधिक उगाई जाने वाली कौन सी है, वो चना होगा। अगर काबुली चने में कतार के से कतार की दूरी रखी जाती है, तो कतार से कतार की दूरी रखी जाती है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो काबुली चने के अंतर्गत कितने रखेंगे फ्रेंड्स, जो 45 सेंटीमीटर होगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, उपयुक्त हो जाएगी। अगर इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ, चने की फसल का मुख्य कीट कौन सा होता है, तो चने की फसल का मुख्य कीट कौन सा होगा फ्रेंड्स, जो आपका राइट आंसर होने वाला है इसका क्या हो जाएगा, जो फली छेदक होता है ना, पॉड बोरर, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉड बोरर, ओलिकोकॉर्पा आर्मिजेरा इसका नाम हो जाएगा, साइंटिफिक नेम। तो जो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो चने की फसल का जो मुख्य कीट होता है वो कौन सा होता है, फली छेदक या पॉड बोरर, जिसका नाम क्या होता है, होलिकॉर्पा आर्मीजेरा। अगर बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। जैसे कि मैंने पहले ही कोरिलेट करके बता दिया था आपको कि अगर राज्य की अगर मैं बात करूं तो आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर सरसों कौन सी है, तिलहनी फसल है और तेल वाली फसल है, तो राजस्थान में अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, सरसों। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत के अंतर्गत आपको क्या हो जाएगा, मूंगफली। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, फव्वारा सिंचाई पद्धति में सबसे उपयुक्त है, तो उबड़ खाबड़ भूमि के लिए होती है, लवणीय भूमि के लिए होती है, चिकनी भूमि के लिए होती है, अम्लीय भूमि के लिए होती है। तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे कि अपने पास में ये सोइल है, ये अपने पास में ये फील्ड है, तो इस फील्ड के अंतर्गत जैसे कि ऊबड़ खाबड़ भूमि होगी, वहीं पे अपन क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम या फव्वारा सिंचाई यूज़ लेते हैं ताकि वो सब जगह इरिगेशन कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ऊबड़ खाबड़ वाली भूमि के लिए क्या होता है, फव्वारा काफ़ी उपयुक्त रहता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन अपने गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, राजस्थान में खरीफ मौसम में सर्वाधिक क्षेत्र वाली फसल है। और राजस्थान की बात करें, यहाँ पे भारत की बात नहीं कर रहे हैं ना, राजस्थान। तो राजस्थान में खरीफ के मौसम के अंतर्गत अपन क्या उगाते हैं, तो कपास, मक्का, बाजरा, गंवार। तो सर्वाधिक आपने उगाया जाता है वो क्या उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है। आई हो आप सब लोगों को पता ही होगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वह फसल जिसमें दलहनी व तिलहनी दोनों के रूप में उपयोग लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत पर्टिकुलर ना तो कोई दलहनी पूछा है ना कोई तिलहनी पूछा है, ये दोनों के रूप के अंतर्गत कौन सी फसल है जिसका उपयोग किया जाता है, तो सोयाबीन होगी, उड़द होगी, चावला होगी या अलसी होगी। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि सोयाबीन होती है ना, उसको दोनों के लिए, दालों के लिए और तिलहनी तेल के लिए, दोनों के उपयोग में ली जाती है। बट अपने क्या होता है कि ये इतने डाइजेस्टेबल नहीं होती, तो इतनी दालें नहीं बनाई जाती है, इतना उपयोग में नहीं लिया जाता जनरली। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, राजस्थान में सबसे अधिक मिश्रित या मिलाव खेती होती है, तो अपने जो कौन सा रोटेशन है जो अपन यूज़ करते हैं राजस्थान के अंतर्गत, तो चना प्लस सरसों उगाते हैं, सरसों गेहूँ उगाते हैं, सरसों जौ उगाते हैं, या मूंगफली व तिल उगाते हैं। आई होप कि ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको आना ही चाहिए कि जो चना व सरसों है अपन क्या करते हैं, साथ में उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, सर्वाधिक हरी खाद वाली फसल है, तो इनमें से कौन सी फसल है जिसको हरी खाद के लिए यूज़ किया जाता है, रिंजका, सनई, डेचा, बरसिम। वैसे तो तीनों ही ली जाती है, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है, ये सभी हरी खाद वाली फसलें हैं, लेकिन इसके अंतर्गत पूछा क्या गया है कि जो कि सर्वाधिक यूज़ किया जाता है वो किसका यूज़ किया जाता है ना। तो इसके अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ढेंचा होता है ना, ढेंचे को सर्वाधिक हरी खाद के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को पता ही होगा कि इसके स्टेम प्लस जो जड़ होती है, दोनों के अंदर नोड्स वगैरह बनते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जमाव बिंदु से ऊपर अपेक्षित
कम तापमान के द्वारा क्षति को क्या कहते हैं? तो अपने को पता है कि अगर जमाव बिंदु होता है वो 0 आ जाता है और अगर उससे ऊपर और चला जाएगा तो फिर उसके बाद में जो हानि होगी अपने को, है ना, उस टेम्परेचर के कारण, तो उसे अपन क्या कहेंगे? तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि उसे क्या कहते हैं। तो जो जमाव बिंदु क्षति होती है ना, या चिल्लिंग इंजरी होती है, उसे अपन कहते हैं। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, है ना। और अगर 0 से नीचे की बात करें तो फ्रीजिंग हो जाएगी, है ना। तो जमाव बिंदु क्षति हो जाएगी, चिलिंग इंजरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मृदा के अंतर्गत संतुलित पोषक प्रदान करने की क्षमता को कहते हैं। अगर अपने पास में मृदा है, उसका जो संतुलित पोषक प्रदान करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? वो उत्पादकता होती है या उर्वरता होती है? उर्वरता सूचकांक होता है या उत्पादकता सूचकांक होता है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी से काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछा जाता है। ये टॉपिक ऐसा है कि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर नेचुरली अपन बात करें, अपन उत्पादकता बढ़ा नहीं रहे, उसके अंदर नेचुरली कितने हैं, है ना, उसकी आंतरिक कितनी है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी उर्वरता हो जाएगी, है ना, उसकी फर्टिलिटी हो जाएगी। सॉइल की जितनी फर्टिलिटी होगी वो प्रदान कर देगी, है ना। तभी तो अपन अच्छी फर्टिलिटी वाली सॉइल के अंतर्गत सोइलिंग वगैरह करते हैं। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की मात्रा पूछा है, किसके अंतर्गत? FIM के अंतर्गत, है ना। FIM को क्या कहते हैं? फाइव यार्ड मैन्योर। अगर मैं बात करूँ इसके अंतर्गत, जो आपके नाइट्रोजन की मात्रा पूछा है, नत्रजन की पूछा है ना, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो आई होप कि सब लोगों को पता ही होगा, 0.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर मैं FIM की बात करूँ तो FIM के अंतर्गत NPK इसकी मात्रा होती है। अगर सिंपल सा याद करना चाहो तो आधा 0.50 हो जाएगा आधा, और पाव 0.25 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ फिर वापस आधा, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ? आधा पाव आधा। इससे सिंपल सा याद करोगे कि पावर क्या बोलते हैं? 25% पाव, और आधा किसे बोलते हैं? 50% पाव। तो 0.50 क्या हो जाएगा? 0.5 क्या हो जाएगा अपना? नाइट्रोजन। फॉस्फोरस कितना होगा? 0.25, और 0.5 वापस क्या हो जाएगा? पोटेशियम। तो इसको आप आसान तरीके से याद कर सकते हो, आधा पाव आधे के कोरिलेट करके। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं। तो मैग्नीशियम और सल्फर क्या है? प्रमुख पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, अति सूक्ष्म पोषक तत्व या द्वितीय पोषक तत्व? तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही है कि Ca और Mg और S। तो क्या है? मैग्नीशियम और सल्फर क्या है? द्वितीय पोषक तत्व। अगर मैं प्राथमिक की बात करूँ, है ना, तो NPK हो जाता है आपके। और सूक्ष्म पोषक तत्व की मैं बात करूँ तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? उसके अंतर्गत आपके बोरोन आ जाएगा, आयरन हो जाएगा, Mn हो जाएगा, बेफीमन, कूजन, मोकलनी। तो ये अपने 8 क्या हो जाएंगे? ये अपने माइक्रो, या फिर मैं बात करूँ सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाते हैं। प्राथमिक अपन ने NPK की बात कर लिया। द्वितीय पोषक तत्व या उसे गौण पोषक तत्व भी कहा जाता है, याद रखना, CAMGS, ये अपने गौण पोषक तत्व हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ अति सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपका मोलिब्डेनम। हाँ, तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और पोषक तत्वों के रिगार्डिंग अपन एक और वीडियो जारी कर देंगे, जिसके अंदर जो आप आसानी से कैसे ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो उनको, तो उसकी भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हरित रोग इंगित करता है, तो जो हरित रोग होता है वो किसको इंगित करता है? तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है जो पत्ती के लाल भूरे रंग के बनने को होता है, या ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? पत्ती के लाल भूरे रंग के बनने को, तो जैसे पत्ती होती है वो लाल भूरे रंग के अंतर्गत बन जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? हरित रोग कहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, किस मृदा की अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है? तो जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कौन सी मृदा की होगी? आई होप कि आप सभी लोगों को पता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो चिकनी मृदा होती है, कलिया मृदा होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होती है। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर हम फसल की खेती करनी चाहिए। अगर अपने पास में सिंचाई के पानी है, वो लवणीय होने पर, अपने पास में लवणीय पानी है, तो अपने को फसल कौन सी करनी चाहिए? या फिर मैं अब सीधी सी बात बताऊँ तो जो कि लवण सहनशील फसल होगी तो वो कौन सी होगी? सीधा सा ही क्वेश्चन है, तो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो वो क्या होगा इसके अंतर्गत? जो हो जाएगा, चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, या गेहूँ हो जाएगा। तो आप लोगों को पता ही है कि जो होती है वो लवण सहनशील होती है, तो इसलिए अपन जो क्या कर सकते हैं, आसानी से इसके अंतर्गत क्या करेंगे? ग्रो कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि चावल में खेरा रोग किसकी अल्पता से होता है? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है।
काफ़ी बार पूछा ही जाता है कि चावल के अंदर जो धान के अंतर्गत खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, और इसकी खोज किसने की थी, YL नेने ने। तो ये भी आप याद रखना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूँ तो फल से जेली बनाने का मुख्य तत्व होता है। तो जो अपने पास में फल है तो उसके अंतर्गत जेली बनानी है, तो जेली के लिए कौन सा उपयुक्त तत्व होना चाहिए, उसमें शक्कर होनी चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, पैक्टिन होनी चाहिए, सेलुलोज होना चाहिए। तो आई होप कि ये भी अपन ने हॉर्टिकल्चर में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी करवाया था कि जो पैक्टिन होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, इसके लिए उपयुक्त होता है। जैसे कि और मैंने फल का भी बताया था कि जो अमरूद होता है उसके अंदर अच्छा पैक्टिन पाया जाता है, इसलिए अपन क्या करते हैं कि अमरूद को प्रिफेयर करते हैं जेली बनाने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को पूछ ले कि सर्वाधिक पैक्टिन किसमें पाया जाता है, तो जो आपकी कटहल होती है ना, या जैक फ्रूट, तो जैक फ्रूट के अंतर्गत सर्वाधिक क्या पाया जाएगा, आपका पैक्टिन परसेंटेज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि फलों के बगीचे में अधिकतम पौधे की संख्या किस विधि में रखी जाती है। तो फलों के जो बगीचे लगाते हैं तो अपन ने पता ही है कि बगीचों को और चार्ट लगाने की विधियों को अपन ने आसान तरीके से पढ़ा था, अपन ने वीडियो पहले ही डाल रखा है। तो सर्वाधिक पौधे रखे जाएंगे या पौधों की संख्या होगी वो किसके अंतर्गत रहेगी, तो त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, आयताकार या वर्गाकार। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल या षटभुजाकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, सभी मौसमों में उगने वाला फूल कौन सा है। तो सभी मौसमों के अंदर, चाहे आपका रेनी सीजन हो, चाहे आपका समर हो, चाहे विंटर हो, कोई सा भी सीजन हो, उसके अंतर्गत आसानी से उग जाता हो वो कौन सा फ्लावर होगा या कौन सा फूल होता है। तो गेंदा होता है, या कॉर्नफ्लावर होता है, या गुलदाउदी होता है, या कैंडी फट होता है, कैंडिस फट हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई होप आप सभी लोगों को पता है कि कौन सा जो फूल होता है वो अपन आसानी तरीके से उगा सकते हैं, किसी भी मौसम में उगा सकते हैं, वो क्या होता है, अपना गेंदा होता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फल व सब्जी कौन सी है। तो ऐसी कौन सी है जो फल के रूप में भी यूज़ की जाती है और सब्जी के रूप में भी यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आलू, शकरकंद, टमाटर या मूली। तो आई होप आपको सभी लोगों को पता है, ये क्वेश्चन अपन पहले भी सोल्व कर चुके हैं। टमाटर है उसे फल के अंतर्गत भी रखा गया है और सब्जी के अंतर्गत भी लेते हैं अपन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इनमें से कौन सा वर्दी प्रवर्तक नहीं है। तो जो वर्दी प्रवर्तक नहीं है ये पूछा है फ्रेंड्स, है ना। तो साइटोकाइनिन होगा, एब्सिसिक होगा, या ऑक्सिन होगा, या जिब्रेलिन होगा। तो आप लोगों को पता है कि साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सिन भी है, जिबरेलिन भी है, लेकिन एब्सिसिक एसिड होगा वो क्या होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड या ABA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शुष्क जल वायु का फल नहीं है। तो इसके अंतर्गत क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है, शुष्क का फल नहीं है। तो अपने को बताना है कि शुष्क के अंतर्गत कौन सा नहीं उगाया जाता। तो खजूर हो जाएगा, केला हो जाएगा, अनार हो जाएगा, या बेर हो जाएगा। तो आई हो आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो केला होगा तो वो शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि उसको तो पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इसका स्टेम होता है वो भी शूडो होता है। और बल्कि अगर आपने देखा हो तो ड्राई एरिया के अंतर्गत ही अपन खजूर की कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। अनार तो करते हैं, ड्रोट रेजिस्टेंट होता है, या फिर सूखा सहनशील होता है, और बेर भी अपन कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, केला हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, खजूर का प्रसारण होता है। तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि खजूर का प्रसारण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो आई और सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अंतःभूस्तरी होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है, इसका प्रवर्धन होता है खजूर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बगीचे में पानी की कमी होने पर सबसे लाभदायक सिंचाई का तरीका होता है। तो अगर अपने बगीचा है, अपने बगीचा लगा हुआ है, उसके अंतर्गत पानी की कमी है, तो अपन क्या करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जो सबसे ज़्यादा वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा इस चीज़ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूंद-बूंद सिंचाई। क्योंकि बूंद-बूंद सिंचाई के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि इसकी सर्वाधिक वाटर यूज एफिशिएंसी होती है ना, 90 से 95%। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, कंपनी के अंदर भी अगर ड्रिप इरिगेशन यूज़ करेंगे ना, तो उसके अंदर कम पानी के अंतर्गत भी अपने ये सिंचाई लाभदायक रहेगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अंगूर में बीज रहित का कारण होता है। तो जो बीज रहित होता है, अंगूर के अंतर्गत बीज नहीं पाया जाता, वो किस कारण से नहीं पाया जाता। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि जो अनिषेक फलन होता है उसके कारण क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत बीज नहीं बनते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे आपके WO वगैरह हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे जेट वगैरह हो। तो इसके अंतर्गत काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि स्नोबॉल 16 किसकी किस्म है। तो स्नोबॉल देखते ही पता चल गया होगा कि आपको किसकी किस्म है। तो स्नोबॉल होगी तो किसकी किस्म होगी, आपकी जो फूल गोभी है उसकी किस्म हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ पैराडाइज, है ना, तो वो किसकी है, अपनी पत्ता गोभी की।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो, लाख के कीट को पालने वाला मुख्य पौधा कौन सा है? तो जो लेक कल्चर है ना, वो किस पौधे के ऊपर किया जाता है? तो पहला क्या आ जाएगा पलास, दूसरा क्या आ जाएगा खेजड़ी, तीसरा क्या है बबूल, चौथा क्या आएगा सहतूत। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो किया जाता है तो वो किसके ऊपर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लास। या फिर इसके अलावा मैं बात करूँ बेर के ऊपर भी लेक कल्चर किया जाता है। अगर बेर भी आपके सामने अगर प्लास नहीं आता, बेर भी आता है, तो बेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेर के ऊपर भी क्या किया जाता है, लाख के कीटों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गेहूँ का आवर्त कंडवा रोग होता है। जो आवर्त कंडवा रोग होता है वो अंतर बीजोड़ द्वारा होता है, या वातावड़ द्वारा होता है, या मरतोड़ द्वारा होता है, या बाह्य बीजोड़ द्वारा होता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वो इंटरनल सीड बोन होता है, तो अंतर बीजोड़ होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, चूर्णिल आसिता बीमारी उत्पन्न होती है। तो चूर्णिल आसिता होती है ना, जो यानी कि जैसे कि आप लीफ वगैरह देखोगे तो ऊपर चूर्ण सा देखने को मिलेगा, तो वो किससे होते हैं, विषाणु, जीवाणु, सूत्रकृमि या कवक से। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा, और ये क्वेश्चन अपन पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपका चूर्णिल आसिता होती है वो क्या होती है, कवक या फंगस के द्वारा होती है, जिसके कारण ऊपर क्या होता है, पाउडर नुमा संरचना बन जाती है, या पाउडर से पाउडर जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, बाजरे की हरी बाली रोग का प्रथम प्राथमिक संक्रमण स्रोत होता है। तो हरित बाली वाला रोग काफ़ी बार पूछा जाता है बाजरे का। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो बाजरे से एक या दो क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछा जाता है, कि जैसे कि आप लोगों को पता है हरित बाली रोग का आपकी बार अर्गट वाला जो आपके डब्ल्यू के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपन बात करते हैं ये प्राथमिक संक्रमण स्रोत किसके द्वारा होता है, बीज व मृदा के द्वारा, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, या मृदा के द्वारा। तो आई होप का आप सब लोगों को इसका राइट आंसर आता ही होगा कि जो मृदा व बीज दोनों के द्वारा इसका जो संक्रमण होता है वो होता है बीज व मृदा के द्वारा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, टमाटर के पत्ती सिकुड़न रोग का कारण होता है। जो पत्ती सिकुड़ जाती है वो इसका रोग का कारण क्या होगा, तो विषाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो इनमें से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा कि जो वायरस है या विषाणु है उसके द्वारा क्या हो जाता है, पत्ती सिकुड़न रोग हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, चूर्णिल आसिता रोग के लिए सबसे उपयुक्त कवकनाशी है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो चूर्णिल आसिता होती है वो किसके द्वारा होती है, कवक के द्वारा। तो उसके लिए उपयुक्त कवकनाशी यूज़ कौन सा करेंगे, तो ये पूछ लिया इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार अगर आप हर ऑप्शन को अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे तो काफ़ी क्वेश्चन उसी से ही सोल्व हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो केराथियन है तो वो काफ़ी अच्छा फंजीसाइड माना जाता है, कवकनाशी, जो चूर्णिल आसिता के लिए उपयुक्त होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, खेत के प्रकार को प्रभावित करने वाली कौन सी भौतिक संरचना नहीं है। जो खेत का प्रकार है उसको प्रभावित नहीं करेगी, ऐसी कौन सी संरचना है जो कभी प्रभावित नहीं करती है। तो स्थलाकृति होती है, मौसम होता है, मजदूर उपलब्धता होती है, या मृदा होती है। तो आई होप कि ये आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो जो मजदूर उपलब्धता होती है वो इसकी क्या करती है, खेत के प्रकार को प्रभावित करने में भौतिक संरचना नहीं होती, क्योंकि ये भौतिक तरीके से नहीं होती। बल्कि अगर मैं बात करूँ मृदा की, तो मृदा तो ऑब्वियसली बात है कि संरचना को प्रभावित करेगी ही करेगी, और मौसम भी उसको प्रभावित करता है, और जिसकी टोपोग्राफी है, स्थलाकृति है, वो भी आपकी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इनमें से कौन सा कृषि व्यवसाय का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा कृषि व्यवसाय का भाग नहीं है, तो पूंजी हो जाएगी, वातावरण हो जाएगा, भूमि हो जाएगी, या प्रबंधन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका भी राइट आंसर कि जो वातावरण होता है तो वो क्या होगा, कि कृषि व्यवसाय का भाग नहीं होगा, क्योंकि आपको भूमि भी चाहिए होगी, प्रबंधन भी करना पड़ेगा, और पूंजी भी लगानी पड़ेगी। लेकिन वातावरण क्या होता है कि एक नेचुरल होता है, तो इसलिए ये कृषि व्यवसाय का भाग नहीं माना जाता। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। प्रति क्विंटल लागत गणना को कहते हैं, जो एक प्रति क्विंटल लागत गणना होती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, आई होप सभी लोगों को पता है कि उत्पादन की लागत होती है, उसे ही अपन क्या करते हैं, प्रति क्विंटल लागत गणना, है ना, उत्पादन की लागत को कहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, कृषि विज्ञान केंद्रों को 100% सहायता मिलती है, कि जो इनको फंडिंग करने का काम करता है जो कृषि विज्ञान केंद्रों को, तो वो कौन करता है, तो राज्य सरकार करती है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से मिलता है, या विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग से मिलता है, या वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद से मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आई होप आप सब लोगों को इसका भी राइट आंसर पता होगा कि जो आईसीआर है, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से इसको क्या मिलती है, आईसीआर से पूरी 100% फंडिंग मिलती है। अगर मैं बात करूँ प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र था वो आपका कहाँ था, पांडिचेरी के अंतर्गत। अगर राजस्थान के अंतर्गत बात करूँ तो राजस्थान का प्रथम केवीके था वो कहाँ था, आपका फतेहपुर सीकर के अंतर्गत।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को अगर ये प्रश्नोत्तरी अगर पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपन ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आप लोगों के लिए लाएंगे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर्षकों को किस विशिष्ट जगह के लिए प्रस्तावित तकनीकी से प्रभावित करने के लिए प्रभावी प्रसार विधि है। तो जो कर्षक होते हैं उनके लिए विशिष्ट कौन सी जगह है जिसके लिए प्रस्तावित तकनीकी से प्रभावित करने के लिए प्रसार विधि है। तो किससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, दूरदर्शन से, रेडियो से, प्रदर्शन से या पंपलेट से। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है कि प्रदर्शन से है। अगर आप डिमॉन्स्ट्राइजेशन करोगे या प्रदर्शन करोगे, उसको करके दिखाओगे, तो उससे कृषि तकनीकी को बहुत किसान होते हैं उनके लिए वो काफ़ी लाभदायक भी होता है और प्रभावित भी होता है। क्योंकि जब कृषक जो अपने पास में किसान होते हैं या फार्मर्स होते हैं वो खुद देखते हैं ना, तो उस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट करते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदर्शन या थर्ड ऑप्शन नंबर। इनमें से कौन सी सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं है। तो इनमें से अपने पास में 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी जो सामूहिक प्रसारण की विधि नहीं होगी। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो खेत व गृह भ्रमण होता है तो ये सामूहिक नहीं होती। क्योंकि खेत के अंदर जाएंगे तो पर्टिकुलर एक फार्मर से मिलेंगे, या उनके घर पे जाएंगे तो भी क्या होगा कि अपन इंडिविजुअल एक से मिलेंगे। सामूहिक का मतलब क्या होता है कि अपन ग्रुप के अंदर जा रहे हैं ना। तो कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत क्या होगा, कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी लोग होते हैं, और राष्ट्रीय प्रदर्शन होगा तो भी वो पूरे राष्ट्र के अंदर, और खेतों का भ्रमण होगा तो अपन अलग अलग खेतों में जाएंगे या किसानों को। तो इसके अंदर अगर पर्टिकुलर एक खेत और गृह भ्रमण करेंगे तो उसके अंदर सामूहिक खेत का नहीं आएगा, है ना। तो सामूहिक खेत प्रसारण की विधि कौन सी नहीं है, खेत व गृह भ्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बीजांकुरों का आर्द्रगलन रोग मुख्यतः होता है। जो बीज अंकुरण होता है उसके अंदर आर्द्रगलन रोग होता है, जो मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो पाइथीनियम प्रजाति पाई जाती है उसके द्वारा होता है ना, या फिर कई बार इंग्लिश में देखने को मिलता है पाइथीनियम स्पीसीज़ के द्वारा होता है, जो कि आपका डंपिंग ऑफ वगैरह होता है, जो अर्धगलन होता है तो वो इसके द्वारा ही होता है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि आलू का पछेती अंगमारी रोग या झुलसा रोग होता है, तो वो कौन से के द्वारा होता है ना। तो जो अंगमारी रोग है आपका, आलू का पछेती रोग है, तो वो किसके द्वारा होगा फ्रेंड्स। तो इसका जो क्या होगा, फाइटोपथोरा इन्फेंटेंस इसके द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता ही होगा ये तो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, बैंगन का जड़ गांठ रोग होता है, तो बैंगन के अंतर्गत जो जड़ गांठ रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, कवकों के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा, कर्मियों के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा। इसमें कर्मिकों के द्वारा मतलब कि निमेटोड्स के द्वारा ना, सूत्रकृमियों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई होप सभी लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूत्रकृमि या निमेटोड के द्वारा होता है। निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप लोगों को अगर आता है तो आप अगर 3 ऑप्शन निकालोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो अपन ने क्या किया था, प्राथमिक पोषक तत्व है NPK, तो नाइट्रोजन तो क्या हो गया, प्राथमिक पोषक तत्व, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो फास्फोरस भी आपका क्या हो जाएगा कि प्राथमिक पोषक तत्व। अगर मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैंने क्या बोला था, द्वितीय पोषक तत्व कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। मैग्नीशियम आपका कौन सा हो गया, सेकेंडरी या द्वितीय पोषक तत्व, या जिसे गौण पोषक तत्व कहा जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत पूछा क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हो जाएगा इसके अंदर, राइट आंसर बोरॉन, जिसका कि मैंने बताया था कि बेफी मन कु जन मो कल नी। तो निकिल हो गया, क्लोराइड हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, अगर मैं बात करूँ आयरन वगैरह हो गया, बोरॉन वगैरह हो गया, है ना, एमएन वगैरह हो गया। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे आपके। तो ऐसे आप अगर कोरिलेट करके याद करोगे तो आप लोगों को पता है कि पोषक तत्वों से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको आने ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रजनक के द्वारा उत्पन्न किसी किस्म के प्रारंभिक बीज को कहते हैं। जो ब्रीडर होता है आपका, प्रजनक होता है, उसके द्वारा जो जो वो बीज तैयार करता है, जो प्राथमिक बीज होता है, उसे क्या कहते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि इसके अंतर्गत अपन ने एक ट्रिक भी बताई थी जिससे कि आप आसान भाषा के अंतर्गत याद कर सको कि कैसे आप आसान भाषा से इसको याद कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो प्राथमिक है वो सबसे पहली क्लास आती है, वो कौन सी आती है, तो न्यूक्लियस सीड आते हैं। तो जो क्या हो जाएगा आपका, नाभिकीय बीज। जो प्रजनक पहले क्या करेगा, नाभिकीय बीज तैयार करता है, फिर नाभिकीय से क्या होता है, अपने प्रजनक बीज तैयार होते हैं, उसके बाद में पंजीकृत और फिर प्रमाणित। तो इसके अंतर्गत ये सीक्वेंस दी गई थी जिसके अंतर्गत मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको।
जैसे कि NBFRC, है ना। तो इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, ब्रीडर हो गया, फाउंडेशन हो गया, रजिस्टर्ड हो गया और सर्टिफाइड हो गया। और इनके जो टैग वगैरह हैं उनको भी याद करने की ट्रिक बताई थी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो अपन ने एक जो पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है सीड साइंस की, उसके अंतर्गत ट्रिक वगैरह भी दी गई है, जिसको आप आसानी से देख के याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रमाणित बीज उत्पादन किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि किसके द्वारा किसका उत्पादन होता है, तो प्रमाणित बीज हो गए वो किसके द्वारा उत्पादन किया जाएगा या उत्पन्न होंगे। तो आई होप आप सब लोगों को पता है कि जो आधार बीज होता है ना, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाता है। अगर मैं बात करूँ सिल्ट मृदा में, मृदा कणों का आकार होता है, तो सिल्ट के अंदर कितना होगा, तो मैंने इसकी भी सोइल साइंस की जो अपनी प्ले लिस्ट है उसके अंतर्गत जाके देख सकते हो। ओनली आपको जो क्ले मृदा है उसकी 0.002 से कम होते हैं। तो बस वो एक याद करना था, उसके कोरिलेट करके करके कैसे आप सभी के याद कर सकते हो, वो अपन ने ट्रिक पहले ही बताई हुई है। तो चलिए अपने इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। जो राइट आंसर होगा 0.02 से लेकर 0.002 के मध्य वाली होती है, वो क्या हो जाएगी, आपकी सिल्ट की हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपके क्ले की, तो क्ले की क्या होगी, जो 0.002 से कम वाली क्या हो जाएगी, क्ले की हो जाएगी। और सिल्ट का अपन ने बात करी। और सैंड की बात करें तो जो इससे अधिक होगी वो सैंड के अंतर्गत आ जाएगी, जिसकी भी अपन ने कोर्स सैंड और फाइन सैंड की बात की थी। तो वो आप अपने सोइल साइंस के लेक्चर के अंतर्गत आप आराम से जाके देख सकते हो। तो चलिए अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लवणीय मृदा का पीएच होता है, जो लवणीय मृदा होती है वो उसका पीएच क्या होता है। तो आई होप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो 8.5 होती है तो वो लवणीय मृदा कहलाती है। अगर 8.5 से जाएंगे तो क्षारीय मृदा हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ 7 पे, तो 7 के ऊपर क्या होती है आपकी न्यूट्रल होती है। 7 से नीचे आते ही क्या हो जाएगी आपकी अम्लीय मृदा हो जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है ना। सोडियम मृदा को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो बोरॉन मिलाएंगे या कैल्शियम मिलाएंगे, फास्फोरस मिलाएंगे या सोडियम मिलाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है कि जो कैल्शियम मिलाएंगे तो सोडियम वाली मृदा को भी क्या किया जाता है, उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विष संक्रमण के लिए निम्न में से साधारणतः कौन सी चीज़ काम में ली जाती है। विष संक्रमण के लिए कौन सी ली जाती है, तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसके लिए जो आयोडीन का टिंचर होता है ना, टिंचर आयोडीन बोला जाता है ना, टिंचर आयोडीन होता है, उसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर जैसे संक्रमण फैलता है तो अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर टिंचर आयोडीन से धोते हैं या उसका लेप करते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने और संक्रमण फैलने की आशंका कम हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि गाय के प्रसव उपरांत प्रथम दूध कहलाता है। तो गाय जैसे कि प्रसव हो गया ना, काविंग हो गई, उसके बाद में जो पहला दूध आता है उसे क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। या फिर अपन मैं बात करूँ कई बार खींच भी लिखा हुआ आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, खींच या कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो जो कि काविंग के बाद में जो लैक्टेशन प्राप्त होता है उसके आयनों से, जो लैक्टिक क्षरण प्राप्त होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कई बार ड्राइंग पीरियड भी पूछ लिया जाता है ना, तो सुखाना, तो वो क्या हो जाता है कि प्रसव से पहले, है ना, जो 2 महीने पूर्व अपन उसका दूध निकालना बंद कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग पीरियड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से युवा बछड़ा या बछड़ी का रोग है, तो जो निम्न में से कौन सा रोग है जो युवा बछड़े या बछड़ी के अंतर्गत होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है, जो आपका क्या हो जाता है कि युवा बछड़ा बछड़ी होती है उसके अंतर्गत काफ़ी बार ये रोग देखने को मिलता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आई वी एल पी का पूरा नाम क्या होगा। तो इसके अंतर्गत आपको ऑप्शन दिख ही रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम, है ना। तो इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में से कौन सा ट्रेनिंग संस्थान है। तो जो आप ट्रेनिंग मिलती है तो आपको कौन से संस्थान से मिलती है। तो आप लोगों को पता ही है कि कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत आपका ट्रेनिंग संस्थान माना जाता है। क्योंकि जैसे कि आप बीएससी करते हो या उसके अंतर्गत जैसे लास्ट ईयर होता है, 4th ईयर बीएससी के अंतर्गत, तो आपको ट्रेनिंग के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, केवीके के अंतर्गत। तो आप इसको भी आसानी, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा। अगर ये बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, खुरपका व मुंहपका रोग होता है, तो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चाहे आप सुपरवाइजर का ले लो, चाहे एओ का ले लो, डब्ल्यूओ का ले लो, या फिर आपके अदर कोई एएफओ कोई भी एग्जाम है उसके अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। जो खुरपका व मुंहपका रोग होता है वो किसी विषाणु या वायरस के द्वारा होता है।
और इसे सांसर्गिक रोग भी कहते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि 2021 वाले सुपरवाइजर के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, थन की सूजन कहलाती है, तो थन की सूजन कहलाती है वो क्या है, मेट्राइटिस या मेस्टाइटिस या उटाइटिस या गैस्ट्राइटिस। तो ये क्वेश्चन आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ने के अंदर गलती कर दी, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी गलत होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एक बार विशेषकर 1 या 2 बार पढ़ने की कोशिश करें, कि जो अपने को आता है वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्योंकि कई बार सुन लेते हैं कि मेस्टाइटिस जो थन होते हैं, जो आयन होते हैं, उनके ऊपर सूजन आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, मेस्टाइटिस। तो मेस्ट्राइटिस भी ऐसे देखा हुआ लगता है, तो मेस्ट्राइटिस नहीं होता, वो मेस्टाइटिस होता है। तो ऐसे ही आपके क्या करता है कि थोड़ा सा उच्चारण के अंदर, उसके अंदर चेंजिंग करके आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एक बार की बजाय 2 बार पढ़ना प्रेफर करें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, बछड़ी प्रजनन योग्य हो जाती है। जो अपने पास में गाय या बछड़ी होती है, तो वो कब प्रजनन योग्य हो जाती है? तो आई होप आप सब लोगों को पता ही होगा, इसका भी राइट आंसर क्या होगा, कि जो 2 से 3 वर्ष हो जाते हैं ना, उसके बाद में वो प्रजनन योग्य मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो अजमेर ज़िला है, अजमेर ज़िले में भैंस पालन हेतु कौन सी नस्ल प्रेफर की जाती है? तो कौन सी नस्ल बेस्ट मानी जाती है, कि जो आपके अजमेर वाला ज़िला है, तो उसके अंतर्गत की भैंस की ये नस्ल काफ़ी उपयुक्त रहती है, तो वो कौन सी रहती है? तो आई हो आप सभी लोगों को पता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। जो सुरती है, तो वैसे तो ये क्या है, गुजरात का उत्पत्ति स्थान है सुरती का, लेकिन जो रिकमेंडेड की जाती है या फिर जो पालने की सिफारिश की जाती है, वो कौन सी की जाती है, अजमेर ज़िले के लिए, किसको, सूरती के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल है, तो दुधारू पशुओं की कौन सी नस्ल है ना? तो मिल्क ब्रीड पूछा है ना, मिल्क ब्रीड पूछा है आप लोगों को, तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो आप लोगों को भी पता है कि दुधारू नस्ल के लिए आपका कौन सा राइट आंसर होने वाला है। जो साहीवाल है, तो उसको अपन क्या करते हैं, किसके रूप में यूज़ करते हैं, दुधारू नस्ल के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गोवंश की गिर नस्ल का उपयुक्त है, तो जो गोवंश की जो गिर नस्ल है, तो उसके लिए कौन सी उपयुक्त क्षेत्र माना गया है? जो अजमेर वाला क्षेत्र है वहाँ के लिए, जयपुर वाले क्षेत्र बीकानेर के लिए, या जालौर के लिए? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा इसका राइट आंसर, कि जो अजमेर है, अजमेर के लिए ही क्या करते हैं अपन, जैसे एक तो गिर हो गई, और उसके साथ साथ में जो आपकी सूरती होगी, उसके लिए रिकमेंडेड की जाती है, वो कहाँ के लिए की जाती है, अजमेर के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। जो अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दूध उत्पादन क्षमता होती है, जो अच्छी नस्ल की गिर की नस्लें होती है, या गिर वंश की जो गायें होती है, वो कितना दूध उत्पादन करने की क्षमता होती है? तो जनरली आप सभी लोगों को पूछा जाता है, कि कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन भी, तो 2000 से 2500 है ना, ओ सॉरी 2000 से 2500, हाँ 2000 से 2500 जो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 2000 से 2500 ये पूरे जो 1 वर्ष का होता है उसके अंतर्गत, या जो एक काविंग होती है कंप्लीट, उसके अंतर्गत इसकी दूध देने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गाय के पाली में आने के पश्चात कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त समय माना जाता है। तो जैसे कि गाय पाली के अंतर्गत आ गई है ना, तो उसके अंतर्गत जो आपका कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं, तो उसके लिए उपयुक्त समय माना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया गया है फ्रेंड्स, तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका 12 से 18 घंटे पश्चात होता है वो उपयुक्त माना जाता है। तभी तो अपन एआई करवाते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं, तो पाली में आने के 12 से 18 घंटे बाद पश्चात उसका क्या करते हैं, गर्भ धारण कराते हैं, या फिर वो एआई करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कौन सी गैस वीर्य संग्रहण हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो आप लोगों को पता ही होगा, ये अपन ने पहले भी बात की थी, कि जो नाइट्रोजन का उपयोग अपन क्या करेंगे, जो वीर्य संग्रहण के लिए उपयुक्त माना जाता है। और नाइट्रोजन के अंतर्गत भी कई बार दिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, है ना? तो लिक्विड नाइट्रोजन को करते हैं, और कितने टेम्परेचर, और 196 डिग्री है ना, -196, यानी कि माइनस के अंदर 196 डिग्री के ऊपर इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंतर्गत क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है या स्टोर रखा जाता है। और उसके लिए जो नाइट्रोजन यूज़ होता है वो कौन सा होता है, लिक्विड फॉर्म के अंतर्गत यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, साइलेज निर्माण विधि। तो साइलेज निर्माण विधि होती है वो क्या होती है, इसके अंतर्गत जो चारे का हरी अवस्था में परिरक्षण करना, दलहनी फसलों को परिरक्षण करना, घासों को परिरक्षण, या दालों को परिरक्षण करना। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, और अपन ने साइलेज और है मेकिंग अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, इसका भी वीडियो डाला हुआ है। तो चारे को अपन हरी अवस्था के अंतर्गत ही परिरक्षण करते हैं, उसे क्या कहते हैं,
साइलेज कहते हैं, और वो घासों वगैरह का करते हैं तो उसके अंतर्गत, या सुखा देते हैं तो उसे क्या कहेंगे, है कहेंगे। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि है मेकिंग के लिए एक विधि है, तो है मेकिंग के लिए आपकी एक विधि होगी, वो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, कि जो चारे के परिरक्षण की विधि हो जाएगी। मैंने बताया कि अपन चारे को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर उसको सुखा लेते हैं ना, तो सुखाने की परिरक्षण विधि हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी है मेकिंग हो जाएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो पिक्का या फिर पाई का रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से, खनिजों की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या क्रूड रेसो या क्रूड फाइबर की कमी से हो जाएगी। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो पाई का रोग होता है, जो आपके खनिज पोषक तत्व हैं या खनिजों के द्वारा होते हैं, तो उनकी कमी से, मिनरल्स की कमी से क्या हो जाता है, आपका पाई का रोग हो जाता है ना। तो पोषक तत्व या खनिज के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, गंगा 5 संकर किस्म है, तो ये काफ़ी फेमस वेराइटी है गंगा 5, और ये काफ़ी बार पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्का। तो मक्का की ये फेमस वेराइटी है ना, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ग्रास टेटेनी रोग का कारण क्या होता है, तो ग्रास टेटेनी रोग होता है तो वो किसकी कमी से होता है, मैग्नीशियम की कमी से, सल्फर की कमी से, कैल्शियम की कमी से, क्रूड रेसे की कमी से। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि जब फसल के अंतर्गत क्या होता है कि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, किसकी कमी होगी, आपकी मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम की कमी होगी तो फसल के अंतर्गत होगी, और जब वही चारा प्रोवाइड कराते हैं पशुओं को, तो पशुओं के अंतर्गत कौन सा रोग हो जाता है, ग्रास टेटेनी। तो ये ऐसे मत सोचना फ्रेंड्स कि जो ग्रास टेटेनी रोग है वो फील्ड के अंतर्गत होता है, ये क्या है, पशु का रोग है ग्रास टेटेनी रोग। और वो किसकी कमी से होता है कि फील्ड के अंतर्गत अपने क्या हो जाती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, उसी की वजह से अपने को पशुओं के अंतर्गत कौन सा रोग हो जाता है, ग्रास टेटेनी रोग हो जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मूंगफली की खली पर पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत है। जो मूंगफली की खली होती है तो वो पशु के लिए क्या उत्तम स्रोत है, किससे इसका स्रोत है, खनिजों का स्रोत है, विटामिनों का, प्रोटीनों का, वसा का। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो खलियाँ वगैरह होती है वो सर्वाधिक किसकी रिच होती है या किसकी भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो जो प्रोटीन होती है वो सर्वाधिक इसके अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है। तो जो अपने पास में सूखा चारा होता है उसकी गुणवत्ता कैसे सुधार सकते हैं, तो यूरिया का उपचार करके अपन सूखे चारे की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, ये सुधार सकते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये डायरेक्ट ही कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ भैंस के संतुलित आहार में होना चाहिए, तो कितना रेफेज होना चाहिए और कितना बाटा होना चाहिए, तो ये रेशियो कई बार पूछ लिया जाता है, और आगे पीछे करके कई बार दे देते हैं कि किसके अंतर्गत कितना परसेंट होता है, किसके अंतर्गत कितना परसेंट होता है। तो 2.3 भाग होता है ना वो रेफेज होता है, और जो दाना बाटा देते हैं ना तो वो 1/3% दाना बाटा देते हैं, दाना बाटा कम देते हैं, रेफेज ज़्यादा देते हैं इसके अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ एजोला होता है, तो एजोला क्या है, शैवाल है, फर्न है, वृक्ष है या झाड़ी है, तो आप लोगों को पता ही होगा फ्रेंड्स कि जो एजोला है तो वो क्या होगी, आपकी जलीय फर्न हो जाती है, तो आप लोगों ने देखी होगी एजोला वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कृषि कार्यों के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, तो वो कौन सी होती है फ्रेंड, तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो नागौरी नस्ल है ना, तो वो क्या होती है, आपकी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि भैंस में औसतन गर्भावस्था होती है, तो जो गर्भावस्था होती है भैंस के अंतर्गत वो कितनी होती है, तो इसके अंतर्गत राइट आंसर क्या हो जाएगा, 307 दिन, और कई बुकों के अंतर्गत 310 दिन भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद रखना 310 दिन, तो लेकिन ऑलमोस्ट इसके नियर बाई जो ऑप्शन आते हैं आपके, तो उसको राइट आंसर कर सकते हो। तो इसके अंदर ऑप्शन 310 नहीं है, तो क्या है 307 दिन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर या 307 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जो रतौंधी रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, तो अपन ने विटामिन के नाम, वह कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है उनकी भी अपन ने ट्रिक बना रखी है, उसका भी वीडियो डाला हुआ है विटामिन के नाम से, तो आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, उसको देखिए। तो जो रतौंधी रोग होती है वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है ना, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं ना, तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से हो जाती है आपके फ्रेंड्स। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ, तो बछड़े व बछड़ियों में सींग को हटाने के लिए प्रयोग में लेते हैं, तो जो अपन बछड़े व बछड़ियाँ होती है अपने पास में, है ना, छोटे पशु होते हैं उनको जो सींग रहित करना होता है ना, डी होर्निंग करनी होती है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कास्टिक एंड पोटास, है ना, या कास्टिक सोडा अपन क्या करते हैं इसके लिए यूज़ करते हैं। तो एक तो होता है सींग हटाना, डी होर्निंग,
है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं कि थोड़े हॉर्न बड़े हो जाते हैं तब करते हैं, और एक होती है डिसबडिंग, है ना। तो जब शुरुआती अवस्था के अंदर ही जब हॉर्न निकलते हैं, है ना, ये सींग निकलते हैं, वहीं पे ही उसका दबा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डिसबडिंग कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है। तो ये भी आप लोगों के सामने आपके जेट के अंतर्गत अभी रिसेंटली 2022 के जेट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो आनंद गुजरात है उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका, एनडीडीबी। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आता होगा। इसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या आईसीआर का कार्यालय स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो नई दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली है, वहाँ पे इसका कार्यालय स्थित है आईसीआर का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ब्लैक क्वार्टर किस पशु की बीमारी है। जो आपके पशु है, ब्लैक क्वार्टर होता है, जो कौन से पशु के अंदर सर्वाधिक होती है, किसकी पशु की है, ऊँट के अंदर होती है, घोड़े के अंदर होती है, गोवंश के अंतर्गत होती है, या सुअर के अंतर्गत होती है। अगर इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो गोवंश के अंतर्गत सर्वाधिक देखने को मिलती है। जो ब्लैक वाटर होता है वो किसके अंतर्गत होता है, गोवंश के अंतर्गत देखने को मिलता है। सर्रा किस पशु की बीमारी है, जो सर्रा रोग होता है वो किसके अंतर्गत होता है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊँट के अंतर्गत होता है सर्रा रोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, केंचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि केंचुए की खाद किसके द्वारा बनाई जाएगी। तो केंचुए के द्वारा ही बनाई जाएगी केंचुए की खाद। तो कई बार ऐसे आसान क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और केंचुए भी 3 प्रकार के होते हैं, डायोजिक, एपिजिक और एंडोजिक। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके लिए जो आइसिनिया फोर्टिडा होती है वो भी काफ़ी यूज़ की जाती है, इसकी प्रजाति काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है राजस्थान के लिए। तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, जो पशुओं में चिचड़ियों को प्रकोप की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो जो चिचड़ियाँ होती हैं तो उनका प्रकोप बढ़ जाता है पशुओं में, तो किसका लेप करना चाहिए, किसका अपन उपयोग करते हैं उसके कंट्रोल के लिए। तो जो मेलाथियान होता है उसका उपयोग किया जाता है, मेलाथियान का, ताकि मेलाथियान से उसके चींटियों का उपयोग और ये कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूँ, दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन होता है वो आपके भारत के अंतर्गत होता है, और आने वाले समय के अंतर्गत भी भारत ही फर्स्ट नंबर पे रहने वाला है, क्योंकि सर्वाधिक प्रोडक्शन हो रहा है भारत के अंतर्गत मिल्क का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, निम्न से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित है। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जो प्रजनन संबंधित है, या प्रजनन क्षमता को कम करता है या बढ़ाता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो प्रजनन क्षमता क्या होगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी। तो इसलिए विटामिन ई क्या होता है, किस चीज़ को रेस्पॉन्सिबल करता है। तो जो आपकी प्रजनन क्षमता होती है या प्रजनन संबंधित होता है वो उसके लिए कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, सिरोही किस पशु की नस्ल है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अपन ने पहले भी ट्रिक बना रखी है, जो सिरोही है वो आपकी बकरी की नस्ल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, अपन ने एक पूरा लेक्चर बना रखा है कि जो भी रिविलेशन है, आपकी जो भी क्रांतियाँ हैं, तो उनको लेकर। तो नीली क्रांति है वो किससे इंगित करती है। तो कुक्कुट पालन, कृषि से, खाद्य प्रसंस्करण से, या मत्स्यिकी से। तो आपको पता है कि जो ब्लू रिविलेशन है या नीली क्रांति है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, आपकी फिश से या फिर मत्स्यिकी से हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारत में शुष्क खेती की जोत होता है। तो जो जोत का आकार है भारत के अंतर्गत शुष्क खेती का, जो वो कितना परसेंट है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 60% क्या होती है अपने शुष्क खेती के जोत का आकार माना जाता है। न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पहली मानव निर्मित फसल थी जो कौन सी थी, टिटिकेल थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। जो किसने बनाया था, रिम्पू ने बनाया था। और किसके क्रॉस से बनाया था, गेहूं इंटू राई से। गेहूं इंटू राइस से अपने क्या बनाया था, टिटिकेल, जो पहली मानव निर्मित क्रॉप थी। और किसने बनाया था, रिम्पू ने। तो कई बार पूछ लिया जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीटी जीन कपास के पौधे में स्थानांतरण से उत्पादित कपास को कहते हैं। जो अपने बीटी जीन ट्रांसफर की उसके अंतर्गत कपास के अंतर्गत जो वो कपास बना उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक कपास कहेंगे, अकार्बनिक कपास कहेंगे, ट्रांसजेनिक कपास कहेंगे, या नॉन ट्रांसजेनिक कपास कहेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बीटी जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये तैयार किया गया था, और जो किसके रेजिस्टेंट थी, ये जो बीटी जीन थी वो पिंक बॉलवर्म के रेजिस्टेंट थी।
कि पिंक बोलवर्म का प्रकोप अधिक हो गया था, तब इस वैरायटी को बनाया गया था। तो ये कौन सी थी? ट्रांसजेनिक कपास थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पीली क्रांति या फिर येलो रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित हो जाएगी? वो आपकी तिलहन से या तेल से रिलेटेड हो जाएगी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व है। अब आप लोगों को पूछा गया है कि कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, तो डायरेक्ट पोषक तत्व नहीं पूछा है, इसके अंदर पूछा है कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? जिंक। तो जिंक की कमी सर्वाधिक भारत के अंतर्गत जो सोइल पाई जाती है उसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व की कमी होती है सूक्ष्म वालों के अंतर्गत जो जिंक की कमी होती है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो स्ट्राइका का संबंध निम्न में से किसके द्वारा है? तो अपन ने ये भी बात की थी कि है ना, पैरासाइट जो रूट पैरासाइट है, स्टेम पैरासाइट है, तो जो CLOS है ना, कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबैंकी, है ना, और स्ट्राइका। तो अपन ने तीनों की ट्रिक बना के पहले ही बताई हुई है, क्लोज करके याद करके। तो कौन सा किस में होती है, अपन ने क्रॉप भी उसके अंतर्गत साफ साफ मेंशन की हुई है। तो जो आपका स्ट्राइका होता है, तो वो स्ट्राइका किसके द्वारा हो जाएगा? ज्वार के अंतर्गत फसल से क्या हो जाएगा? इससे रिलेटेड हो जाएगा। कौन सी फसल से संबंधित हो जाएगा? ज्वार से हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंडों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस वीडियो सेशन को लाइक करें। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।